नमस्ते। आयुर्वेदा 360 चैनल में आपका स्वागत है। ज्यादातर आयुर्वेद के वैद्य या कॉलेजेस में जो छात्र पढ़ते हैं तो एक बात तो सुने होंगे कि आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह से ही समझना काफी सही है और उसको दूसरे साइंस के साथ मिक्स करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। हालांकि ये बात सही भी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि आयुर्वेद के जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको शास्त्रोक्त रूप में समझने के लिए हमारे पास इतना ज्यादा साधन नहीं है। जैसे कि एक टर्मिनोलॉजी हम ले सकते हैं अभिसंधि, क्लेद, अरति, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है। हालांकि एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ ही लिया। उसको समझने के लिए हम ज्यादातर ट्रांसलेशन देखते हैं और ट्रांसलेशन सही नहीं निकलता और कहीं ना कहीं हमारा समझ भी ठीक से नहीं होता है जो आचार्य चाहते थे। तो इस सीरीज में हम उस तरह की टर्मिनोलॉजीज जो है क्लासिकल टर्मिनोलॉजीज उसको शास्त्रोक्त रूप में समझने का कोशिश करेंगे ताकि हम आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह से ही समझने का एक कदम रखेंगे। तो इस सीरीज में हम पहला शब्द ले रहे हैं क्लेद। क्लेद शब्द जो है काफी श्लोक में रिपीटेड रूप में देखने को मिलता है और इसको समझना सबसे पहले जरूरी बनता है। तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिए। तो आयुर्वेद के जो ग्लॉसरी टर्म्स हैं वो बहुत सारे हैं और उसको हम सीरीज के हिसाब से, एपिसोड के हिसाब से एक के बाद एक देखते रहेंगे। और यहाँ पर हम मदद लेंगे शास्त्र के जो टीकाकार हैं और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या बोलना चाहते थे और उसको इकट्ठा करने से हमें एक वो संपूर्ण अर्थ जो मिल रहा है उस तरह से हम ये शब्द को समझने का कोशिश करेंगे। तो क्लेद शब्द का जो समझने का सबसे पहला कदम है उसका शब्दार्थ निकालना। क्लेद आर्द्रत्वम, ये रेफरेंसेस भी मैं नीचे दे चुका हूँ। ये ज्यादातर टीकाकार से हमने लिए और उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप उस रेफरेंस को जाके देख सकते हैं जो भी आएगा आगे। तो आर्द्रत्वम, आर्द्रता, इस शब्द का अर्थ क्या है? आर्द्र शब्द जो है शुष्क अर्थ का विपरीत शब्द है। तो शुष्क और आर्द्र, जो भी चीज है जल महाभूत से डोमिनेंट है वो आर्द्र कैटेगरी में जाएगा। जो भी चीजें आर्द्र या जल महाभूत के डोमिनेंस नहीं रहेगा या बहुत ही अल्प मात्रा में रहेगा वो शुष्क अवस्था में चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे, जैसे मान लीजिए एक स्पॉन्ज है और उसको आपने पानी में डुबा दिया। अब पूरा जो जलीय अंश है उसके अंदर आ गया, तो अभी ये आर्द्र बन गया। अब उसी स्पॉन्ज को आप कुछ देर बाद धूप पे रखिए और वो पूरा पानी सूख जाएगा। तो पहले वो आर्द्र अवस्था में था, फिर बाद में वो शुष्क अवस्था में हो गया। तो इस तरह से आर्द्रता को हमें समझने का एक उदाहरण मिला है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण के साथ आप समझ सकते हैं कि आर्द्र क्या होता है, शुष्क क्या होता है। आर्द्र तो जो है जल महाभूत डोमिनेट है, इसलिए कफ दोष के साथ ज्यादातर रिलेटेड है। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे गुण में तो द्रव गुण जो है वो क्लेद शब्द से जुड़ता है, या क्लेद जो एक्शन है वो जल महाभूत के एक्शन को डिपेंड करता है और वो डिपेंड करता है द्रव गुण के हिसाब से। और एक हम एग्जांपल लेंगे, क्लेदयति आर्द्रीकरोति। सो क्लेद शब्द जो है आर्द्रत्व को डिनोट करता है, बस आर्द्रत्व। अगर कोई द्रव्य क्लेदन करने वाला है या क्लेदयति करके मैं बोलूंगा तो वो आर्द्रत्व को लेके आने का काम करता है, तो इसलिए आर्द्रीकरोति लिखा है। हालांकि ये सिमिलर मीनिंग है। प्रक्लेदन आर्द्र भावकर। सो प्रक्लेदन वही चीजें हैं, प्रकर्षण उत्कर्ष मात्रा में, क्लेदन का ही उत्कर्ष मात्रा में काम होना एक तरह से प्रक्लेदन है। सो प्रक्लेदन आर्द्र भावकर। हालांकि मीनिंग यहाँ पर भी सेम देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने कुछ शब्दों का मतलब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ या कमेंट्रीज के साथ शुरुआत की कदम तो हमने रख ही लिए। अब आगे हम जाएंगे, कुछ इंस्टेंसेस देखेंगे और वहां पर क्लेद का अर्थ क्या है वो देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप क्लेदयन्ति, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है आप समझ गए होंगे। पंच महाभूत और जो गर्भ के संदर्भ में हर एक महाभूत का एक्शन बताते हुए यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आता है क्लेदयन्ति, ये जल महाभूत के संदर्भ में आता है। इससे पहले क्या होता है, वायुर विभजति तेजैनम पचति, इस तरह से ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब ये गर्भ अपना एक डेफिनेट गर्भावस्था को प्राप्त कर रहा है वहां पर महाभूत के एक्शन की वजह से सबसे पहले वायु विभजन करता है। सबसे पहले से अच्छा है कि ये साथ साथ ही चलता है। हालांकि वायु विभजति, वायु महाभूत का मेन काम है विभजन, एक तरह से उसको भेदन करना, एक तरह से विभजन करना, सेग्रीगेट करना। तेजैनम पचति,
क्या सेग्रीगेट करता है? वो दोष धातु मल या हर एक बॉडी का पार्ट जिस तरह से विभाजन होना चाहिए वो करता है। उसके बाद पचन का काम या पाचन का काम जो है वो अग्नि महाभूत के ऊपर डिपेंड है। जब तक अग्नि महाभूत सही है तब तक फीटस के सारे जो पाचन का कर्म है, पाचन से क्या लेंगे हम यहाँ पर अर्थ, तो वो तो अलग ही वीडियो बन सकते हैं उसके लिए। अभी के लिए सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक पहुंचाने का काम जो है पाचन शब्द से हम समझ सकते हैं। वहां पर अग्नि महाभूत का रोल है। जब ये दोनों काम साथ साथ चलता रहता है, विभाजन का काम या पाचन का काम, शरीर के अंदर एक शुष्कता महसूस होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, विभाग परिणामकारिणो अनिल अनलयो शोषणे, तो यहाँ पर जो मैंने अभी कहा उसी को लिखा है। विभाग विभाजन के लिए, परिणाम जो है पाचन के लिए, अनिल वायु के लिए, अनल अग्नि के लिए। ये काम की वजह से जो शुष्क हो चुका है, शोषण हो चुका है, जो गर्भ के जो बॉडी बन रहा है उसमें शोषण हो चुका है या शुष्क हो चुका है, आपको इजीली समझने के लिए, वहां पर भी हमें आर्द्रता का नीड है। तो अपि आर्द्रताम जनयति, आर्द्रत्व को उत्पन्न करने के लिए वहां पर जल महाभूत काम करता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वहां पर क्लेद की जरूरत है। तो क्लेद की जरूरत या आर्द्रत्व की जरूरत है, उसका काम जो है जल महाभूत लेता है। तो कुल मिलाकर हमें एक चीज समझ में आ गया कि क्लेद जल महाभूत का एक वेरिएंट है या जल महाभूत का ही पार्ट है। तो क्लेद का जो गुण है वो ज्यादातर जल महाभूत से मिलता जुलता है और ये द्रव गुण के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सब चीजें हमें समझ में आ गया। और एक चीज आप देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है, क्लेद अभावे ही शोषः स्यात्। जब क्लेद शरीर में अभाव हो जाएगा, मतलब क्लेद जितना चाहिए शरीर में अगर उतना नहीं है, अभाव हो जाएगा, तो शोष हो जाएगा। तो शोषः स्यात् ये कैसे समझना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई गर्मी के टाइम 4-5 लीटर पानी पी रहा है, 3 से 4 लीटर पानी पी रहा है, और बाकी टाइम नॉर्मल टाइम पे 2-2.5 लीटर पीता है, और सर्दी में 1.5 लीटर तक पी लेता है। और ये शायद आप उनके शरीर के तृष्णा के हिसाब से वो पी रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई कारण गर्मी में भी वो ज्यादा पानी नहीं पी पाया, सिर्फ 1-1.5 लीटर पानी पी लिया और लगातार 1 हफ्ते तक ऐसे ही चल रहा है, फिर उनके शरीर में क्लेदत्व के अभाव हो जाएगा जरूर। तो वो अपना अपना सिम्टम बताना शुरू कर देगा। जैसे कि उनका ओरल कैविटी शुष्क हो जाता है, बार बार उनको लगता है कि ड्राइनेस हो रहा है, उनके होंठ जो है दर लिप्स ड्राई हो जाते हैं, स्किन क्रैक्स हो जाते हैं, आ जाते हैं स्किन के ऊपर, और नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, और हेयर फॉलिकल जो है वहां पर ब्रेकिंग होना शुरू हो जाता है, नरिशमेंट ठीक से नहीं मिल रहा है। एक तरह से संपूर्ण शरीर में शोषत्व, बाहर से तो पता ही चली जाएगा, अंदर भी शरीर के अंदर जो भी संपूर्ण जीएटी से रिलेटेड है, जैसे एसिडिटी जैसे लक्षण आना, ये सब वहां पर आना शुरू हो जाएगा। ये बताता है कि शरीर में कहीं ना कहीं जलीय अंश का कमी हुआ है या क्लेद का कमी हुआ है, इसलिए शोषण होना शुरू हो गया। तो एक तरह से शरीर के अंदर रूक्षण का इफेक्ट देखने को मिलता है, अतिरूक्षण का इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे किसी पेशेंट में जॉइंट पेन बढ़ सकता है क्योंकि वहां पर श्लेषक कफ जो है, जो कि एक क्लेद का एक तरह से रूप है, वो कम हो जाता है। क्लेद कफ कम होने की वजह से वहां पर आहार पाचन का काम ठीक से नहीं होता है, इसलिए उनको अम्लपित्त जैसे लक्षण देखने को मिलता है। तो क्लेद जब शरीर में नहीं है ठीक से, तो वो शोष को उत्पन्न करने वाला है। तो ये श्लोक डालने का उद्देश्य इसलिए था कि अगर आपने अभी तक सोचा है कि क्लेद एक ऐसी चीज है जो बॉडी के लिए जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल गलत है। क्लेद जो है शरीर के लिए रिक्वायर्ड पार्ट है। तो कितना रिक्वायर्ड है वो नॉर्मल सी है, उससे ज्यादा होगा तो उसको हम अति क्लेद करके बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ईयर कैनाल है, वहां पर सुनने के लिए आपको क्लेद की जरूरत है। जब क्लेद कम होगा शायद आपकी सुनने का क्षमता कम हो जाएगा। आंख में भी आपके बहुत सारे लिक्विड्स है जो क्लेद के ही एक पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि ये जल महाभूत से डिराइव्ड है। अगर वहां पर भी जल महाभूत कम हो गया, क्लेद कम हो गया, तो जरूर आपको देखने में दिक्कत हो सकता है। सिमिलरली जीआईटी में भी दिक्कत हो सकता है। सिमिलरली पुरुष में अगर क्लेद कम है, जलीय महाभूत कम है, तो कहीं ना कहीं आपको रूक्ष पुरुष जो है वहां पर दिक्कत कर सकता है, डिफिकेशन दिक्कत हो सकता है। सिमिलरली मूत्र में भी हो सकता है। तो हर एक में अगर हर एक बॉडी के पार्ट के लिए क्लेद की जरूरत है, जितना चाहिए उतना तो बहुत जरूरी है। मान लीजिए ज्यादा हो गया तो बॉडी अपने आप उसको बाहर निकालता है। कैसे? एक है मूत्र और एक है स्वेद। क्लेद वाहनम और क्लेद विधृति ही। जब ज्यादा हो जाता है शरीर के अंदर क्लेद, उसको बॉडी अपने आप निकाल देता है मूत्र मार्ग से, और दूसरा तरीका है स्वेद मार्ग से। तो जब स्वेद के थ्रू बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं वो रोमनाम अवलंबनम, रोम को अवलंबन करना, रोम का नरिशमेंट देने में भी मदद करता है। तो इसलिए आप महसूस भी कर सकते हैं जब आप स्वेटिंग कम होते हैं, आपके शरीर में कम होता है, तो कहीं ना कहीं आपके
बॉडी स्किन और उसके हेयर फॉलिकल के ऊपर भी अफेक्ट करता है, क्योंकि स्वेद क्लेद के लिए एक रूट है और क्लेद वहां पर जरूरत है इवन फॉर योर हेयर फॉलिकल एंड स्किन। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्लेद एक बहुत ही जरूरी चीज है। अगर ये बढ़ जाता है और शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो बहुत बीमारी हो सकता है। अगर कम हो गया तभी बहुत बीमारी हो सकता है। वात व्याधि की ओर जाएगा तो वो ज्यादातर क्लेद की क्षय की वजह से हो रहा है। अगर वो कफज व्याधि के ऊपर जा रहा है तो ज्यादातर आप मान सकते हैं क्लेद के वृद्धि की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं क्लेद इतना ज्यादा बन रहा है, मूत्र से भी कंप्लीटली नहीं निकाल पा रहे या स्वेद में भी नहीं निकाल पा रहे, तो शायद वो श्लेष्मज विकार के ऊपर जा रहे हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ कि फिजियोलॉजी समझने के बाद कैसे पैथोलॉजी इजिली समझ में आ जाता है, ताकि चिकित्सा में भी ये आसानी से मदद कर सकते हैं चिकित्सा सूत्र को अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह से हमने एक क्लेद शब्द का बहुत ही डिटेल में और साइंटिफिकली एनालाइज किया, और इसी तरह हम आगे और भी शब्दों का एनालिसिस करेंगे और शास्त्र को शास्त्र के रूप में ही आपके सामने पेश करने का कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो तक